मूवी की शुरुआत होती है एक जेल से। एक कैदी मैदान में बाकी कैदियों के साथ गेंद खेल रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा होता है। वह बार बार आसपास खड़े पहरेदारों को ध्यान से देखता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि इस समय किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तब वह जानबूझकर गेंद को लोहे की बाड़ के बिल्कुल पास फेंक देता है। इसके बाद वह बिना किसी डर के चेतावनी वाली लाइन पार कर देता है और आराम से दीवार की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वहां पहुंचकर भी वह तुरंत गेंद नहीं उठाता। वह वहीं खड़ा होकर चारों तरफ ध्यान से देखने लगता है। वह हर टावर, हर पहरेदार और उनकी हर हरकत को गौर से देखता रहता है। कुछ देर तक कोई भी उसे रोकने नहीं आता, इसलिए उसे लगता है कि उसका प्लान सफल हो गया है। लेकिन अगले ही पल ऊपर बने पहरे वाले टावर से सैनिक उस पर निशाना साध लेते हैं। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। ये देखते ही वह तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर देता है और बिना किसी बहस के पीछे हट जाता है। गोली चलने की आवाज सुनते ही कई पहरेदार दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। वे गुस्से में उसे डांटते हैं और साफ कहते हैं कि कोई भी कैदी चेतावनी वाली लाइन पार नहीं कर सकता। लेकिन चार्ली बिल्कुल शांत रहता है। वह बिना घबराए कहता है कि वह सिर्फ अपनी गेंद उठाने आया था। उसकी बात सुनकर पहरेदारों को यकीन नहीं होता। कुछ ही देर बाद दुश्मन का बड़ा अधिकारी भी वहां पहुंच जाता है। इस बार चार्ली अपनी बात पूरी तरह बदल देता है। वह कहता है कि उसका असली इरादा लोहे की बाड़ काटकर यहाँ से भागने का था। इतना ही नहीं, वह अपने पास रखा तार काटने वाला औजार भी निकाल कर दिखा देता है। उसकी यह बात सुनकर वहां खड़े सभी पहरेदार हैरान रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह सच बोल रहा है या कोई नई चाल चल रहा है। असल में चार्ली का मकसद कुछ और ही था। वह यह जानना चाहता था कि पहरे वाले टावर का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहां से साफ नजर नहीं जाती। साथ ही वह सभी पहरेदारों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था ताकि उसके बाकी साथी इस मौके का फायदा उठा सकें और अपने अपने तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर सकें। इसी दौरान कुछ कैदी लकड़ी काटने वाली टीम में मिलकर चुपचाप कैंप से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज नजर वाले पहरेदार उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं और वहीं पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ कैदी लकड़ियों से भरे ट्रक के अंदर छिप जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार वे आसानी से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन दुश्मन के सैनिक ट्रक की अच्छी तरह जांच करते हैं और उन्हें भी ढूंढ निकालते हैं। फिर लोहे की लंबी छड़ों से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इससे साफ हो जाता है कि इतने अनुभवी सैनिकों को ऐसी छोटी चालों से धोखा देना आसान नहीं था। लेकिन सच ये था कि यह सब उनका असली भागने का प्लान था ही नहीं। यह सिर्फ दुश्मन को भ्रम में रखने की एक चाल थी। दूसरी तरफ चार्ली को सजा देकर बंद कमरे में डाल दिया जाता है। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं होता, क्योंकि वह जानता था कि उसका असली काम पूरा हो चुका है। एक हफ्ते बाद चार्ली को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आते ही वह सबसे पहले फिर उसी लोहे की बाड़ के पास पहुंचता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह जगह पहरे वाले टावर की नजर से छिपी हुई है। इतना ही नहीं, रात में घूमने वाली तेज रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुंचती। मौका मिलते ही वह तार काट देता है और कैंप से बाहर निकल जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि अगले ही दिन चार्ली खुद वापस कैंप में लौट आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मकसद सिर्फ भागना नहीं था, उसने अपना जरूरी काम पूरा कर लिया था। अब पता चलता है कि सभी युद्ध कैदियों ने मिलकर करीब 250 लोगों को एक साथ बाहर निकालने का प्लान बनाया था। लेकिन इतने लोगों को सुरक्षित बाहर ले जाने के लिए पहले सही रास्ते की जानकारी होना बहुत जरूरी था। इसलिए चार्ली बाहर जाकर पूरे युद्ध कैदी कैंप के आसपास का इलाका और वहां से निकलने वाले रास्तों की जांच करने गया था। यह पता लगाने के बाद कि कैंप से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा है, चार्ली अपने साथियों को पूरी जानकारी देता है। वह बताता है कि बैरक के पश्चिम की तरफ एक बहुत बड़ा जंगल है। अगर किसी तरह सभी कैदी वहां तक पहुंच जाएं तो पहरेदार उन्हें आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इतने सारे लोगों को दुश्मन की नजरों से बचाकर वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। काफी सोचने के बाद एक कैदी को एक तरीका सूझता है। वह कहता है कि अगर बैरक से जंगल तक एक सुरंग बना दी जाए तो सभी लोग चुपचाप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक और समस्या सामने आती है। बैरक से जंगल की दूरी करीब 90 मीटर थी। इतनी लंबी सुरंग बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। फिर भी आजादी पाने की चाह के सामने यह मुश्किल छोटी लगती है। इसलिए सभी कैदी मिलकर इस काम को शुरू करने का फैसला कर लेते हैं। अगले ही दिन वे जानबूझकर पानी का नल खराब कर देते हैं। जैसे ही नल टूटता है, उसे ठीक करने के लिए पहरेदार वहां पहुंच जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर दो कैदी अपने साथियों की आड़ में गाड़ी के नीचे घुस जाते हैं। वहां से वे 2 लोहे की छड़ें निकाल लेते हैं और तुरंत उन्हें अंदर मौजूद साथियों तक पहुंचा देते हैं। पूरे कैंप में उनके अपने लोग नजर रख रहे होते हैं। वे हर समय बाहर की खबर अंदर पहुंचाते रहते हैं। जैसे ही अंदर बैठे कैदियों को सही समय का इशारा मिलता है, वे तुरंत लकड़ी का तख्ता हटाकर उसके नीचे रखा चूल्हा एक तरफ कर देते हैं। फिर फर्श की लकड़ी हटाते ही नीचे सीमेंट दिखाई देता है। अब वे उन्हीं लोहे की छड़ों से बने औजार की मदद से जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक नई परेशानी सामने आती है। जमीन तोड़ने पर बहुत तेज आवाज होती है। अगर यह आवाज बाहर तक पहुंच गई तो पहरेदार तुरंत समझ जाएंगे कि अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन कैदियों ने इसका भी तरीका पहले से सोच रखा था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद अंदर वाले कैदी बाहर खड़े साथियों को इशारा देते हैं। इशारा मिलते ही बाहर मौजूद कैदी लोहे की कीलों पर हथौड़े जैसी आवाज करना शुरू कर देते हैं। अंदर वाले भी उसी लय में जमीन तोड़ते हैं। इससे असली आवाज पूरी तरह दूसरी आवाज में छिप जाती है और पहरेदारों को कुछ भी शक नहीं होता। दिन बीतते जाते हैं और सुरंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अब एक और बड़ी समस्या सामने आ जाती है। जितनी खुदाई होती है उतनी ही मिट्टी भी बाहर निकलती है। यह मिट्टी कैंप की जमीन से बिल्कुल अलग रंग की होती है। अगर इसे सीधे बाहर फेंक दिया जाता तो पहरेदार तुरंत समझ जाते कि कहीं ना कहीं खुदाई हो रही है। एक कैदी मजाक में कहता है कि सभी लोग रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी खा लें। लेकिन तुरंत पता चलता है कि कुल मिलाकर करीब 50 टन मिट्टी निकलने वाली है। इतनी मिट्टी को इस तरह खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन था। सभी लोग इस परेशानी का हल सोच ही रहे होते हैं कि तभी एक सुनहरे बालों वाला कैदी अंदर आता है। वह कहता है कि उसे मिट्टी छिपाने का तरीका मिल गया है। फिर वह 2 कपड़े के थैले निकालता है और उन्हें अपनी दोनों टांगों के पास बांधकर दिखाता है। इसके बाद वह एक रस्सी खींचता है और थैलों के अंदर भरी मिट्टी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। आखिर में वह अपने पैरों से उस मिट्टी को जमीन में अच्छी तरह मिला देता है, जिससे किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। खाली थैले आसानी से उसकी पैंट के अंदर छिप जाते हैं और पहरेदारों को उन पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। अगले दिन जब सभी कैदी सुबह की परेड के लिए बाहर निकलते हैं तो चलते चलते वे धीरे से रस्सी खोल देते हैं। थैलों में भरी मिट्टी नीचे गिरती रहती है और वे अपने पैरों से उसे आसपास की जमीन में मिलाते चलते हैं। दूसरी तरफ खड़े दुश्मन के पहरेदार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए भी कुछ समझ नहीं पाते और उन्हें किसी तरह का कोई शक नहीं होता। दोपहर में काम करने का समय आता है। इसी दौरान कैदी फिर एक नया तरीका अपनाते हैं। जैसे ही गश्त कर रहे पहरेदारों का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, वे सुरंग से निकली मिट्टी को धीरे धीरे सब्जियों वाले बगीचे में फैला देते हैं। इसके बाद लोहे की रेख से मिट्टी को अच्छी तरह मिला देते हैं ताकि ऊपर से देखने पर कुछ भी अलग न लगे। अब चाहे पहरेदार कितने भी चालाक क्यों न हो, वे यह समझ ही नहीं सकते थे कि वहां 2 अलग अलग तरह की
मिट्टी मिली हुई है। कुछ देर बाद दुश्मन का बड़ा अधिकारी जांच करने आता है। वह काफी देर तक पूरे बगीचे को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। उल्टा वह कैदियों की मेहनत की तारीफ करके वहां से चला जाता है। इस तरह सुरंग से निकलने वाली मिट्टी की सबसे बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाती है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे सुरंग लंबी होती गई, उसके अंदर हवा कम होने लगी। अब जो कैदी खुदाई कर रहे थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कई बार तो वे बेहोश होने की हालत में पहुंच जाते थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए कैदियों ने अपने हाथों से एक हवा भेजने वाली मशीन बना ली। उसकी मदद से सुरंग के अंदर ताजी हवा पहुंचाई जाने लगी। लेकिन सिर्फ हवा पहुंचाने से काम पूरा नहीं होने वाला था। खुदाई के लिए फावड़े, मिट्टी ढोने वाली छोटी गाड़ी और कई दूसरे औजारों की भी जरूरत थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन सभी चीजों को बनाते समय किसी भी पहरेदार को शक नहीं होना चाहिए था। इसलिए कैदियों ने फिर एक नया तरीका निकाला। कुछ लोग बाहर खड़े होकर जोर जोर से गाने गाने लगते, जबकि अंदर मौजूद साथी उसी लय में औजारों से काम करते। बाहर गूंजती आवाज के बीच अंदर होने वाली चोट की आवाज पूरी तरह छिप जाती और पहरेदारों को कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे सुरंग और गहरी होती गई, एक और बड़ी परेशानी सामने आ गई। ऊपर की मिट्टी को संभालने वाली लकड़ियां अब कमजोर पड़ने लगी थीं। कई बार मिट्टी अचानक गिर जाती थी और सुरंग का हिस्सा टूट जाता था। इससे खुदाई का काम रुक जाता और अंदर काम कर रहे कैदियों की जान भी खतरे में पड़ जाती। अब सुरंग को मजबूत करने के लिए और ज्यादा लकड़ियों की जरूरत थी। इसलिए कैदियों ने बैरक के अंदर जो भी लकड़ी मिल सकती थी, उसे निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने दरवाजों के तख्ते तक खोल दिए, छत के हिस्से भी उतार लिए। जहां भी लकड़ी दिखाई देती, उसे सुरंग को मजबूत करने में लगा दिया जाता। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ही बिस्तरों की लकड़ियां भी नहीं छोड़ी। बाहर गाने गाने वाले साथियों की आवाज लगातार चलती रहती थी। उसी की आड़ में अंदर वाले कैदी सुरंग को और लंबा और मजबूत बनाते रहे। पहरेदारों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया और उन्हें किसी तरह का शक भी नहीं हुआ। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। जब सुरंग की लंबाई नापी गई तो पता चला कि वे करीब 75 मीटर तक खुदाई कर चुके थे। अब जंगल तक पहुंचने के लिए सिर्फ 15 मीटर और बाकी थे। सभी को भरोसा था कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ 1 महीने के अंदर सुरंग पूरी हो जाएगी। उसी रात चार्ली और उसके साथी आलू से एक खास तरह का पेय तैयार करते हैं। जब वे उसे छकते हैं तो उसका स्वाद उन्हें अच्छा लगता है। अगले दिन वे सभी युद्ध कैदियों को भी उसे पीने के लिए बुलाते हैं। दरअसल उस दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था। सभी कैदी एक साथ बैठकर खुशी मनाने लगते हैं। वे जश्न में पूरी तरह डूबे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि उसी समय एक बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। दुश्मन का बड़ा अधिकारी इसी मौके का फायदा उठाकर सैनिकों के साथ हर बैरक की तलाशी लेना शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे कुछ भी शक वाली चीज नहीं मिलती और वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसके जाते ही एक सैनिक चूल्हे के पास पानी डालते समय अचानक पानी की बाल्टी गिर जाती है। ये सिर्फ एक छोटा सा हादसा लगता है, लेकिन यही छोटी सी बात कैदियों का सबसे बड़ा राज खोल देती है। पानी चूल्हे के पास बने ढक्कन पर फैल जाता है। तभी एक सैनिक देखता है कि ढक्कन के किनारों से पानी नीचे जा रहा है। उसे तुरंत शक हो जाता है। अगले ही पल वह अपने बड़े अधिकारी को बुला लाता है। अधिकारी वहां पहुंचकर ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ छिपाया गया है। वह बिना देर किए सैनिकों को चूल्हा हटाने का आदेश देता है। जैसे ही चूल्हा हटाया जाता है, नीचे की फर्श साफ दिखाई देने लगती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि फर्श की ईंटों को पहले ही निकाला जा चुका है और नीचे का सीमेंट भी तोड़ दिया गया है। अब दुश्मन समझ चुका था कि कैदी काफी समय से सुरंग खोद रहे थे। कुछ ही देर में पूरा कमरा नंबर 105 सैनिकों से घिर जाता है। बाहर मौजूद कैदी जैसे ही यह हलचल देखते हैं, वे तुरंत समझ जाते हैं कि सुरंग का राज खुल चुका है। सभी घबराकर वहां की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी एक कैदी को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। वह सामने खुली आजादी को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता। बिना सोचे समझे वह चेतावनी वाली लाइन पार कर देता है और लोहे की बाड़ पर चढ़ने लगता है। उसके साथी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऊपर खड़े पहरेदार तुरंत गोली चला देते हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। लेकिन असली भागने का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। चार्ली पहले ही सोच चुका था कि एक दिन दुश्मन इस सुरंग को जरूर ढूंढ निकालेगा। इसलिए उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 17 गुप्त रास्ते तैयार करवाए थे। चूल्हे के नीचे वाला रास्ता उन रास्तों में से सिर्फ एक था। अगले ही दिन चार्ली और उसके साथी एक ईंट लेकर नहाने वाले कमरे में पहुंचते हैं। उनका इरादा वहां बने पानी निकालने वाले रास्ते को भी खोलने का होता है। वे बिना डरे दीवार और फर्श पर काम शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर उनके साथी हर समय पहरा दे रहे होते हैं। जैसे ही पहरेदार के आने की खबर मिलती है, बाहर से तुरंत इशारा कर दिया जाता है। इशारा मिलते ही चार्ली फौरन नीचे बने रास्ते से बाहर निकल आता है। फिर उसी ईंट से वह गड्ढे को पहले की तरह बंद कर देता है। इसके बाद गीले सीमेंट से हर दरार भर देता है ताकि कहीं भी कोई निशान न बचे। आखिर में वह लोहे की जाली वापस अपनी जगह लगा देता है और उसके ऊपर खूब सारा पानी डाल देता है। अब सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा दिखाई देने लगता है। काम पूरा होते ही वह ऐसे सफाई करने लगता है जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद पहरेदार अंदर आता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। चार्ली आराम से जवाब देता है कि वह नहाने आया था। पहरेदार चारों तरफ ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मजबूर होकर वह वहां से वापस चला जाता है। इसी बीच सुरंग का काम अब लगभग पूरा होने वाला होता है। लेकिन अब सभी के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर वे कैंप से बाहर निकल भी गए तो अपने देश तक कैसे पहुंचेंगे? काफी सोचने के बाद वे समझते हैं कि ट्रेन सबसे अच्छा रास्ता होगी। लेकिन स्टेशन तक पहुंचने और वहां जांच से बचने के लिए उनके पास असली जैसे पास होना जरूरी था। इसी वजह से एक दिन उनका सार्जेंट एक पहरेदार को अपने कमरे में बुलाता है। वह कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए एक खास चीज है। पहरेदार अंदर आकर वह सामान देखने लगता है। तभी सार्जेंट अचानक उसके सामने एक ऐसी चीज निकाल देता है जिसे कैंप में रखना मना था। उसे देखते ही पहरेदार घबरा जाता है। वह तुरंत वहां से बाहर जाने लगता है और अपने हाथ में पकड़ा चॉकलेट का डिब्बा भी वापस कर देता है। लेकिन सार्जेंट उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। सार्जेंट बार बार उस चॉकलेट के डिब्बे को पहरेदार के हाथ में वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदार उसे लेने से साफ मना कर देता है। दोनों कुछ देर तक उसी डिब्बे को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते रहते हैं। तभी अचानक सार्जेंट अपना इरादा बदल देता है और उसे जाने के लिए कह देता है। पहरेदार वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सार्जेंट तुरंत चॉकलेट का डिब्बा खोलता है और उसके नीचे छिपा हुआ पहरेदार का बटुआ निकाल लेता है। तब पता चलता है कि यह पूरा नाटक सिर्फ उसका पहचान पत्र चुराने के लिए किया गया था। अब कैदियों के पास असली पहचान पत्र आ चुका था। उसकी मदद से वे बिल्कुल उसी जैसे कई नकली पहचान पत्र बना सकते थे। अगले दिन चित्रकला की क्लास के दौरान सभी कैदी मिलकर नकली पहचान पत्र तैयार करने लगते हैं। कोई लिखाई करता है, कोई तस्वीर बनाता है और कोई आखिरी काम पूरा करता है। दूसरी तरफ बाहर उनके साथी लगातार नजर रखते हैं। जैसे ही किसी पहरेदार के आने की खबर मिलती है, वे तुरंत इशारा कर देते हैं। इशारा मिलते ही अंदर का सारा काम तुरंत रोक दिया जाता है। इस तरह बिना किसी शक के नकली पहचान पत्र भी तैयार हो जाते हैं। रात होते ही सभी कैदी एक और जरूरी काम शुरू करते हैं। वे पुराने कपड़े
कपड़े इकट्ठा करते हैं और उन्हें अलग अलग काम में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को लगातार बाहर पहुंचाया जाता रहता है। सभी लोग बिना आराम किए कई दिनों तक काम करते रहते हैं। आखिर 3 दिन बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और सुरंग पूरी तरह तैयार हो जाती है। अब सबसे बड़ा फैसला लेने का समय आ जाता है। उनका अधिकारी तय करता है कि आज रात ही भागने की शुरुआत होगी ताकि किसी को शक न हो। सभी लोग एक साथ बाहर नहीं निकलेंगे, वे छोटे छोटे समूह में सुरंग से आगे बढ़ेंगे। जब सभी लोग सुरंग के अंदर अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं तब चार्ली आखिरी बार तेल का दिया बुझा देता है। इसके बाद वह ऊपर की मिट्टी हटाकर बाहर निकलने का रास्ता खोल देता है। लेकिन जैसे ही चार्ली अपना सिर बाहर निकाल कर देखता है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे पता चलता है कि उन्होंने दूरी का गलत हिसाब लगाया था। सुरंग जंगल तक नहीं पहुंची थी। जंगल अभी भी करीब 10 मीटर दूर था। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि सुरंग का मुंह और जंगल के बीच वाली जगह पर पहरेदारों की तेज रोशनी लगातार घूम रही थी। अगर कोई सीधे बाहर निकलता तो तुरंत दिखाई दे जाता। उसी समय पीछे से बाकी साथी भी सुरंग में आगे बढ़ते हुए वहां पहुंचने लगते हैं। अब किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। तभी चार्ली चारों तरफ ध्यान से देखता है और उसके दिमाग में एक नया तरीका आता है। वह अपने अधिकारी को अपनी योजना बताता है। अधिकारी को भी लगता है कि यह तरीका काम कर सकता है। वह तुरंत साथियों से एक बहुत लंबी रस्सी मंगवाता है। जैसे ही गश्त कर रहा पहरेदार दूसरी तरफ मुड़ता है, चार्ली फौरन सुरंग से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वह बिना आवाज किए घास में लेट जाता है। कुछ ही देर बाद उसके साथी रस्सी बाहर पहुंचा देते हैं। चार्ली रस्सी का एक सिरा जंगल के एक पेड़ से बांध देता है। दूसरा सिरा सुरंग के अंदर मौजूद साथी मजबूती से पकड़ लेते हैं। अब जब भी पहरेदार दूसरी तरफ मुड़ता, चार्ली रस्सी को हल्का सा खींचकर नीचे मौजूद साथियों को इशारा देता। इशारा मिलते ही एक कैदी तेजी से बाहर निकलता और बिना रुके जंगल की तरफ भाग जाता। फिर अगला कैदी भी उसी तरह बाहर निकलता। इस तरह एक एक करके कई युद्ध कैदी सुरंग से बाहर निकलकर जंगल तक पहुंचने लगते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को बिना आवाज और बिना किसी गलती के बाहर निकालना बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें हर हाल में सुबह होने से पहले यह काम पूरा करना था। तभी 11वां कैदी बाहर निकलता है कि अचानक बैरक की तरफ से हवाई हमले का सायरन बजने लगता है। दुश्मन पर हमला शुरू हो चुका था। पहली नजर में यह बड़ी मुसीबत लगती है, लेकिन अगले ही पल सभी समझ जाते हैं कि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका भी बन सकता है। ऐसे समय पूरे कैंप की रोशनी बंद कर दी जाती थी। अब अंधेरे का फायदा उठाकर बाकी कैदियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। अब चार्ली को साथियों को इशारा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हवाई हमले की वजह से पूरे कैंप की रोशनी बंद हो चुकी होती है और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैदी तेजी से सुरंग से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन यह मौका ज्यादा देर तक नहीं रहता। कुछ ही समय बाद दुश्मन हमला रोक देता है और पूरे कैंप की रोशनी फिर से चालू हो जाती है। तेज सर्चलाइट एक बार फिर जंगल और सुरंग के बीच घूमने लगती है। अब कैदियों के पास पहले वाला तरीका अपनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। चार्ली फिर से रस्सी के सहारे सही समय का इशारा देने लगता है और साथी एक एक करके बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागते रहते हैं। धीरे धीरे बाहर निकलने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। लगातार मिल रही सफलता की वजह से सभी का डर कम होने लगता है। तभी एक कैदी सुरंग से बाहर निकलते समय अचानक अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसके गिरने की आवाज सीधे पास में गश्त कर रहे पहरेदार के कानों तक पहुंच जाती है। वह तुरंत टॉर्च लेकर उस तरफ बढ़ता है। यह देखकर वह कैदी घास में बिल्कुल चुपचाप लेट जाता है और सांस तक रोक लेता है। पहरेदार चारों तरफ रोशनी डालकर ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आखिर वह वहां से वापस चला जाता है। इधर सुरंग के अंदर मौजूद साथी काफी देर तक रस्सी के हिलने का इंतजार करते रहते हैं। जब काफी समय तक कोई इशारा नहीं मिलता तो उनमें से एक कैदी बेचैन हो जाता है। वह नियम तोड़कर बिना इशारे का इंतजार किए ही ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है एक पहरेदार उसे देख लेता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वह बच नहीं सकता, इसलिए वह भागने की कोशिश करने के बजाय खुद ही पहरेदारों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है ताकि बाकी साथी इस दौरान जितना हो सके आगे निकल जाएं। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वे पूरे इलाके को घेर लेते हैं। अब सुरंग के अंदर मौजूद बाकी कैदी भी बाहर नहीं निकल पाते। आखिरकार उन्हें एक एक करके पकड़ लिया जाता है और फिर वापस कैंप में ले जाया जाता है। इस तरह करीब 250 लोगों का बनाया गया यह बड़ा भागने का प्लान आखिर में सफल नहीं हो पाता। फिर भी कुल 76 कैदी कैंप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कैंप से निकलने के बाद सभी अलग अलग रास्ता चुनते हैं। कुछ लोग ट्रेन पकड़कर दूर जाने की कोशिश करते हैं, कुछ एक साइकिल चुराकर भाग निकलते हैं, कुछ लोग एक छोटी नाव ढूंढ लेते हैं और नदी के रास्ते निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ चार्ली भी अपना अलग तरीका अपनाता है। वह सड़क के दोनों तरफ रस्सी बांध देता है। जैसे ही उसका पीछा करते हुए पहरेदार वहां पहुंचते हैं वे रस्सी से टकराकर गिर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर चार्ली दुश्मन के सैनिक जैसा भेष बनाता है और मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन ट्रेन से भागने वाले कैदियों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। स्टेशन पर उनकी जांच की जाती है और पहरेदार उन्हें पहचान लेते हैं। तभी एक चश्मा पहने कैदी अपने साथियों को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है। वह दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और वहीं मारा जाता है। कुछ कैदी ऐसे भी थे जो पहले पायलट रह चुके थे, इसलिए वे एक हवाई जहाज चुराकर उड़ जाते हैं। लेकिन उनका जहाज देश की सीमा पार करने से पहले ही खराब हो जाता है और नीचे गिर जाता है। दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन पीछा कर रहे सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग कैदी वहीं मारा जाता है, जबकि पायलट को दोबारा पकड़ लिया जाता है। इसी तरह कई और कैदी भी अलग अलग जगहों पर पकड़ लिए जाते हैं। वापस कैंप लाए जाने के बाद उनमें से 50 कैदियों को गोली मार दी जाती है। फिर भी 11 लोग ऐसे थे जो आखिर तक दुश्मन के हाथ नहीं लगे और अपनी आजादी बचाने में सफल रहे। भले ही यह बड़ा भागने का प्लान पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद बचे हुए कैदियों को आखिर अपने देश वापस भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ चार्ली को फिर से बंद कमरे में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसने दोबारा भागने की कोशिश की या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं मिलता।